नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई कठिन बातचीत के रिजल्ट के रूप में वर्चुअल डिजिटल करेंसीज पर लिक्विडिटी का प्रेशर बढ़ गया है। ऐसे में बिटकॉइन $22,000 से नीचे फिसल गया और आखिरी बार $21,800 के स्तर के पास देखा गया। इथेरियम भी गिरकर $1,500 के निशान पर आ गया है, जिसे $1,511 के आसपास देखा गया। क्रिप्टो करेंसीज का लेटेस्ट रन डाउन SEC द्वारा ट्रिगर किया गया था, जिसने मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन को US कस्टमर्स के लिए अपने क्रिप्टो स्टेकिंग एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म को तुरंत समाप्त करने और अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की पेशकश से संबंधित SEC चार्जेस को निपटाने के लिए $30 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था। अन्य प्लेटफॉर्म्स जो यील्ड अर्निंग प्रोग्राम्स की पेशकश करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए और कंप्लायंस में आना चाहिए। क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन ने कहा कि वह SEC चार्जेस को निपटाने के लिए $30 मिलियन का जुर्माना अदा करेगा। वहीं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में 0.73% गिर गई और अब $1.01 ट्रिलियन है। टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $38.09 बिलियन है, जो 9.28% की महत्वपूर्ण वृद्धि है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की टोटल वॉल्यूम 11.48% है, जिसमें स्टेबल कॉइन्स 89.74% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.15% बढ़ा है और वर्तमान में 41.48% है। इस बीच BNB, डैश और ट्रॉन डेफिएंट मोड में थे। 11 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अनुसार G20 मेजर इकोनॉमीज इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या वे सामूहिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं। निर्मला सीतारमण के अनुसार, जिसका देश इस वर्ष G20 का अध्यक्ष है, का कहना है कि इन वर्चुअल एसेट्स में शामिल सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज को देखते हुए देशों को डिबेट करनी चाहिए कि क्या एक विशेष रेगुलेशन की जरूरत है। सीतारमण ने नई दिल्ली में केंद्रीय बैंक के निर्देशकों से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि अगर इसके लिए रेगुलेशन की जरूरत है तो एक देश अकेला कुछ नहीं कर सकता है। हम सभी देशों के साथ बात कर रहे हैं। अगर हम कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना सकते हैं जिसका पालन हर कोई एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए करता है और अगर ये प्रभावी हो सकता है। एक प्रमुख ब्राजीलियन बैंक टैक्स पेयर्स को क्रिप्टो करेंसी के साथ अपने टैक्सेस का भुगतान करने के लिए एक नया और कन्वीनियंट तरीका प्रदान कर रहा है। ब्राजीलियन बैंक बैंको डो ब्राजील द्वारा 11 फरवरी को जारी एक बयान के अनुसार ब्राजीलियन टैक्स पेयर्स के लिए अब ब्राजील की क्रिप्टो फर्म बिटफाई के साथ एक जॉइंट इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में क्रिप्टो करेंसी के साथ अपने टैक्स बिल का भुगतान करना संभव है। ये ब्राजीलियंस के लिए उपलब्ध है जिसके पास बिटफाई के साथ क्रिप्टो जमा है, जो मेजर ब्राजीलियन बैंक के लिए कलेक्शन पार्टनर के रूप में काम करेगा। बयान के अनुसार क्रिप्टो यूजर्स के पास एक सिंपल प्रोसेस होगा जिसमें असल अमाउंट ब्राजील की ऑफिशियल करेंसी के साथ प्रदर्शित टैक्स डिटेल्स होंगे, जिसे बिल का भुगतान करने के लिए चुने गए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ कैलिफोर्निया कंज्यूमर राइट्स के लिए समर्पित एक नॉन प्रॉफिट एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को लाइसेंस और रेगुलेट करने के लिए लेजिस्लेशन स्पॉन्सर किया है। डिजिटल फाइनेंशियल एसेट लॉ, जिसमें क्रिप्टो बिजनेसेस के रेगुलेटरी ओवरसाइट की जरूरत होती है, कैलिफोर्नियंस को फाइनेंशियल हार्डशिप से बचाने और जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ असेंबली मेंबर टिमोथी ग्रेसन द्वारा पेश किया गया था। CFC डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी फर्म्स को लाइसेंस और रेगुलेट करने का दूसरा प्रयास कर रहा है। बिल पहली बार 2022 में पेश किया गया था, लेकिन इसे कैलिफोर्निया गवर्नर गैविन न्यूसम ने वीटो कर दिया था। ऐसे में अगर बिल पारित हो जाता है तो बिल 1 जनवरी 2025 को प्रभावी हो जाएगा। जब तक कि कुछ मानदंड पूरे नहीं हो जाते, नागरिकों को क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। AB 39 क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को लाइसेंस देने के लिए कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन बनाता है, जिससे रेगुलेटरी क्लैरिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सुनिश्चित होती है। क्रिप्टो फ्रेंडली ई कॉमर्स जायंट शॉपिफाई ने ब्लॉकचेन कॉमर्स टूल का एक सूट लॉन्च किया है। इसका एम प्लेटफॉर्म के Web3 फोकस स्टोर्स के यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। एनहांस क्रिप्टो वॉलेट कनेक्ट कैपेबिलिटीज और टोकन गेटिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टूल्स पर विशेष जोर दिया गया है। पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा मर्चेंट्स के लिए अवेलेबल था। जून 2022 से बाद वाला अर्ली एक्सेस बीटा एक्सेस मोड में है। टोकन गेटिंग शॉपिफाई मर्चेंट्स को ये कंट्रोल करने में सक्षम बनाता है कि कौन से टोकन होल्डर्स के पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, NFT ड्रॉप्स और बेनिफिट्स तक एक्सेस है।
शॉपिफाई ने इथेरियम प्रोटोकॉल को इंटीग्रेट किया है, जिसे इथेरियम नेम सर्विस द्वारा साइन इन प्रोसेस में मैनेज किया जाता है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन ने इस बार देश के फिल्म देखने वालों के लाभ के लिए भारत में एक और बड़ी पार्टनरशिप की है। शिमारू एंटरटेनमेंट और पॉलीगॉन ने भारत के बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बाद एक NFT मार्केटप्लेस लॉन्च करने के लिए कोलैबोरेट किया है। शिमारू ने गुरुवार 9 फरवरी को घोषणा की। एंटरटेनमेंट और मीडिया कंपनी ने अपने अपकमिंग NFT मार्केटप्लेस के लिए Vertasy.io नाम चुना है, जो आने वाले दिनों में लॉन्च होगा। पॉलीगॉन संदीप नेलवाल और अनुराग अर्जुन के नेतृत्व वाली एक भारतीय टीम द्वारा डेवलप्ड और ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट ब्लॉकचेन है। क्योंकि NFT मार्केटप्लेस में कांस्टेंट एंगेजमेंट और ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस दिखाई देती हैं, उन्हें ग्रीन ब्लॉकचेन्स पर स्थापित करने से NFT खरीदने और बेचने से जुड़ी ओवरऑल ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। शिमारू ने हाल के दिनों में Web3 अरीना में दबदबा बनाया है, जैसे कि पिछले साल इसने डिसेंट्रलैंड में एक मेटावर्स सिनेमा एक्सपीरियंस लॉन्च किया है। 10 फरवरी को पेरिस के मॉडर्न आर्ट के सबसे बड़े म्यूजियम सेंटर पोम्पिडू ने आर्ट और ब्लॉकचेन के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक प्लान्ड परमानेंट एग्जीबिशन के डिटेल्स रिवील किए हैं, जैसा कि इसे नॉन फंजिबल टोकन्स द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सेंट्रल पोम्पिडू दुनिया भर के 16 से ज्यादा डिजिटल आर्टिस्ट के NFT डिस्प्ले करेगा, जिसमें क्रिप्टो पंक्स #110 और ऑटोगिल्फ #25 जैसे वेल नोन कलेक्टिबल्स शामिल हैं। दोनों को सेंटर को डोनेट किया गया था। एग्जीबिशन जो इस स्प्रिंग के महीने में ओपन करने के लिए सेट किया है, जो पॉपुलर सेंटर पोम्पिडू में एक नॉन फंजिबल टोकन फीचर करने वाला पहला होगा, जिसमें वैसिली कैंडिंस्की, फ्रीडा कालो और हेनरी मिटिसी के काम भी शामिल हैं। योगा लैब्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट एक लेगेसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो दुनिया भर के प्रेस्टीजियस आर्ट इंस्टीट्यूशंस को पंक्स प्रोवाइड करता है। एल साल्वाडोर की हाल ही में यात्रा के बाद IMF द्वारा जारी एक बयान में, जहां इसने देश के फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, IMF टेक्स्ट में इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने का जोखिम अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है। डिजिटल एसेट्स और बिटकॉइन बॉन्ड्स के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नए कानून के पारित होने के बाद रिस्क बढ़ सकता है। एल साल्वाडोर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस महीने की शुरुआत में एक नए बिल को मंजूरी दी थी, जो बिटकॉइन के अलावा अन्य डिजिटल एसेट के इशुएंस करने को नियंत्रित करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के माध्यम से प्रेसिडेंट नायब बुकेले द्वारा पेश किया गया बिल डिजिटल एसेट रेगुलेशंस की सीरीज में नया है। ये एल साल्वाडोर में डिजिटल एसेट्स की ऑपरेशंस और ट्रांसफर्स के लिए एक ट्रांसफर्स प्रदान करता है, जिसमें टोकन जारी करना और उनके पब्लिक ऑफरिंग्स शामिल हैं। सिक्योरिटीज लॉ एंड प्रोटेक्शन लागू करने और इन एसेट्स के बायर्स और इशूअर्स के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी के रूप में नेशनल डिजिटल एसेट्स कमीशन की स्थापना भी करता है। Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म जंप क्रिप्टो ने BNB बीकन चेन में एक वल्नरेबिलिटी की खोज की, जो कि इनफाइनाइट नंबर में आर्बिट्री टोकन्स को मिंट करने की अनुमति देगा। समस्या को BNB टीम के सामने निजी तौर पर डिस्क्लोज किया गया था, जिसमें पैच को 24 घंटे के अंदर डेवलप और डिप्लॉय किया जा सके। जंप क्रिप्टो ने 10 फरवरी को एक ब्लॉग पोस्ट में 2 दिन पहले खोजी गई वल्नरेबिलिटी के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट का खुलासा किया, जिसकी वजह से फंड्स का बड़ा नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार BNB चेन 2 ब्लॉकचेन से बनी है, इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल स्मार्ट चेन जो गो इथेरियम के फोक पर बेस्ड है, और बीकन चेन जो टेंडरमिंट और कॉस्मोस SDK पर बनी है। BNB टीम ने SDK कॉइन टाइप के लिए ओवरफ्लो रेजिस्टेंट अरिथमेटिक मेथड्स को लागू करके समस्या का समाधान किया। अगर कॉइन की कैलकुलेशन ओवरफ्लो हो जाती है तो पैच गोलैंग पैनिक और ट्रांजैक्शन फेलियर का कारण बनेगा। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बाइनेंस USD कॉइन को लिस्ट करने के लिए पैक्सिस पर मुकदमा करने की योजना बना रहा है, ये आरोप लगाते हुए कि ये एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है। SEC ने ब्लॉकचेन और ट्रस्ट कंपनी पैक्सिस को एक लेटर भेजा, जिसमें पॉसिबल एनफोर्समेंट एक्शन की सूचना दी गई थी। ये मुकदमा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉस का उल्लंघन करने के लिए है। ये कदम तब आया जब US रेगुलेटर्स ने FTX एक्सचेंज के पब्लिसाइज्ड कोलैप्स के बाद क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को रेगुलेट करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया। दूसरा एक्सचेंज क्रैकन हाल ही में SEC के साथ स्टेकिंग एज अ सर्विस प्रोग्राम के लिए चार्ज किए जाने के बाद सेटल हो गया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।